हेलो बच्चों, मैं साहिल सर स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के 4 मार्क्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को, जो तुम्हारे इस साल के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले मैं इसका एक पार्ट बना चुका हूं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी आप देख लेना, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे और इसमें से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन होने वाले हैं आपके बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्लास 12 के लिए, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पीवाईक्यू है सारे के सारे, जो पिछले 10 साल से बार बार रिपीट होते हुए आ रहे हैं। तो बहुत सारे, ठीक है, चांसेस है कि भाई 90% चांसेस है कि ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट होंगे इस साल के एग्जाम में। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो बोल रहा है कि संसाधनों की भू राजनीति से कौन से देश अधिक लाभान्वित हुए। ठीक है, संसाधनों की भू राजनीति जो होती है उससे कौन से देशों को ज्यादा लाभ हुआ है और कैसे हुआ है, और किन्हीं दो बिंदुओं की व्याख्या करना है। ठीक है, 4 मार्क्स का है। तो देखिए, सबसे पहले आप परिचय लिखेंगे। तो संसाधनों की भू राजनीति का अर्थ होता है कि प्राकृतिक संसाधन जैसे तेल हो गया, गैस हो गया, खनिज हो गया के आधार पर देशों की शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का तय होती है, तय करना। संसाधनों की भू राजनीति का मतलब होता है कि कौन से देश के पास कितने ज्यादा, ठीक है, खनिज है, कितने ज्यादा तेल है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम क्या होती है, संसाधनों की भू राजनीति है। जिन देशों के पास अधिक संसाधन होते हैं वो अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं, बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन जाते हैं। संसाधनों की भू राजनीति का मतलब हो गया, जिस देश के पास जितना ज्यादा संसाधन होते हैं वो उतना ज्यादा क्या बन जाता है, ताकतवर बन जाता है। पहला किसको लाभ हुआ है, तो तेल समृद्ध देश को अधिक लाभ हुआ है, जैसे कि सऊदी अरब। सऊदी अरब जैसे देशों को आपने देखा होगा कि सऊदी अरब कितना अमीर देश है ना, किसकी वजह से, तेल की वजह से, क्योंकि इसके पास जो संसाधन हो, तेल का संसाधन बहुत ज्यादा है। जिन देशों के पास पेट्रोलियम जैसे संसाधन हुए आर्थिक और राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत बन गए हैं। ये देश तेल निर्यात करके बड़ी मात्रा में धन अर्जित करते हैं। ये तेल को बेचते हैं और बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, धन को अर्जित करते हैं और अंतरराष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आप ही देख लीजिए, अभी अभी ईरान और इजराइल का क्या चल रहा है, वार चल रहा है, खाड़ी देशों का वार चल रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो तेल है, तेल की वजह से बहुत सारे देश क्या हो रहे, प्रभावित हो रहे हैं। तो ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे कि सऊदी अरब तेल निर्यात के कारण विश्व राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, उसके बाद विकसित देशों को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, संसाधनों से। तो जिन देशों के पास तकनीक है, पूंजी है और अन्य देशों के संसाधनों का उपयोग करके लाभ उठाते हैं, जिन देशों के पास बेटा, जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका के पास क्या है, बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा तकनीक है। ये क्या करता है, खाड़ी देशों से, ठीक है, खाड़ी देशों के संसाधनों का उपयोग करके बहुत ज्यादा लाभ कमाता है, उनको बहकावे में फंसाता है, ठीक है ना, अपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से। और उनके संसाधनों का अमेरिका क्या करता है, प्रयोग करता है। वे संसाधनों का आयात करके उन्हें उत्पाद में बदलते हैं। वे संसाधनों को क्या करते हैं, आयात करते हैं, फिर उन्हें उत्पाद में बदलते हैं और अधिक मुनाफा कमाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय देश वैश्विक संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया किसको किसको ज्यादा संसाधनों की भू राजनीति से किसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो तेल वाले देशों को ज्यादा प्रॉफिट हुआ है और विकसित देशों को ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, इस प्रकार संसाधनों की भू राजनीति में संसाधन संपन्न और तकनीकी रूप से उन्नत देश अधिक लाभान्वित होते हैं। ठीक है, अगला है विश्व के वर्तमान संदर्भ में वैश्वीकरण के 2 राजनीतिक प्रभाव बताने। ठीक है, विश्व के अंदर बेटा आपको क्या करने हैं, ठीक है, राजनीतिक प्रभाव बनाने, वैश्वीकरण का राजनीतिक प्रभाव बनाना है विश्व के अंदर, ना कि भारत के अंदर। तो वैश्वीकरण ने दुनिया के देशों को आपस में जोड़ दिया, जिससे राजनीति पर भी बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ा है। तो पहला क्या है, राष्ट्रीय संप्रभुता में कमी आई है। सभी देशों की जो संप्रभुता है वो कमी आई, उसमें कमी आ गई है। ठीक है, सभी देशों की संप्रभुता कमी आ गई है। संप्रभुता मतलब होता है स्वयं का प्रभुत्व, स्वयं का प्रभुत्व, दूसरे का, ठीक है, कोई भी दबाव ना हो। तो वैश्वीकरण के कारण देशों को अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संगठनों के अनुसार नीतियां बनानी पड़ती है। जैसे पहले क्या था, जब वैश्वीकरण नहीं आया था, ठीक ना, तो उससे पहले जो देश हुआ करते थे उनकी संप्रभुता बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही वैश्वीकरण आया है उनकी संप्रभुता खत्म हो गई है। अब उन्हें क्या करना पड़ रहा है, जो एमएनसी कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, उनके हिसाब से क्या करनी पड़ रही है, नीतियां बनानी पड़ रही है। इससे उनके स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति कुछ हद तक क्या हो गई है, कम हो गई है।
विश्व व्यापार संगठन के नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभाव बढ़ने लगा है। वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र शांति और सुरक्षा बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो निष्कर्ष में क्या निकलता कि वैश्वीकरण ने देशों की स्वतंत्रता को प्रभावित किया और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भूमिका को बढ़ावा दिया है, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन द्वारा उठाए गए किन्हीं 4 बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण के लिए विरोध के आंदोलन आपको बनाना है कि वैश्वीकरण को लेकर कौन कौन से विरोधी आंदोलन हुए हैं। तो देखिए, वैश्वीकरण के कारण कई देश और समाजों में असमानता और शोषण बढ़ा है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ है कि केवल वैश्वीकरण से प्रॉफिट ही हुआ है, बहुत सारे देशों को बहुत सारे देशों को नुकसान भी हुआ है। वहां पर क्या हुआ है, असमानता बढ़ी है, अमीरी गरीबी की खाई बढ़ गई है, शोषण किया जा रहा है, मजदूरों का शोषण किया जा रहा है, ठीक है ना, वैश्वीकरण की वजह से, क्योंकि कंपनियां आ रही है, लग रही है, ठीक है, तो कम पैसे में ज्यादा काम करवा रही है लोगों से, तो ये क्या शोषण हो रहा है, ठीक है। इसके खिलाफ क्या हुए, आंदोलन हुए। तो वैश्वीकरण के खिलाफ क्या हुए, आंदोलन हुए। पहला, आर्थिक असमानता। क्यों आंदोलन हुए, क्योंकि आर्थिक असमानता बढ़ रही है। वैश्वीकरण से अमीर और गरीब के बीच में अंतर बढ़ गया है। विकसित देशों को अधिक लाभ मिल रहा है जबकि गरीब देश और पिछड़ गए हैं। श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। कंपनियां सस्ते श्रम के लिए गरीबी देशों में उत्पादन करती है जिससे मजदूरों का क्या होता है, शोषण होता है। जैसे कि भारत जैसे देश में, भारत में क्या मिलता है, कंपनियों को सस्ते दर पे श्रमिक मिल जाते हैं, और सस्ते दर पे तो श्रमिक मिल जाते हैं लेकिन काम क्या करवाते हैं, बहुत ज्यादा करवाते हैं। कम वेतन और खराब कार्य परिस्थितियां, जहां पर काम करते हैं वहां की स्थितियां क्या होती है, बहुत ही खराब होती है। सांस्कृतिक प्रभाव की वजह से वैश्वीकरण का विरोध हो जा रहा है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण जो स्थानीय संस्कृति है वो कमजोर होती जा रही है। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। मैकडोल्डीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, मैकडोल्डीकरण हो जा रहा है, ठीक है। पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। तो उद्योगों के बढ़ने से पर्यावरण को काफी ज्यादा हानि हुआ है। प्रदूषण और जंगलों की कटाई हो रही है। तो इन आंदोलनों ने वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभावों को उजागर किया और सुधार की मांग की है, ठीक है ना। तो वैश्वीकरण से क्या क्या हो रहा है, असमानता बढ़ रही है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, ठीक है, राष्ट्र की संप्रभुता में कमी हो रही है। तो बहुत सारे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, नकारात्मक परिणाम। क्वेश्चन नंबर 4 है, पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस का दबदबा क्यों रहा, इसलिए इस दौर को एकदलीय प्रभुत्व का युग कहा जाता है। किन्हीं 4 बिंदु के कारण व्याख्या कीजिए। आपको बताना है पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस का दबदबा क्यों रहा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1952, 1957, 1962 के आम चुनाव में लगातार 3 बार जीत हासिल की। इस कारण से हम कह सकते हैं कि उस दौरान इन तीनों चुनाव में इस अवधि को हम एकदलीय प्रभुत्व का युग कहा जाता है। पहला क्या कारण रहा, तो पहला कारण रहा कि जो कांग्रेस पार्टी और स्वतंत्रता संग्राम की विरासत है। कांग्रेस पार्टी ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इस वजह से कांग्रेस पार्टी जीतती है। तो कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था जिससे जनता में उसका विश्वास मजबूत था। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं का प्रभाव है, ठीक है, मजबूत नेतृत्व। इसका नेतृत्व कैसा है, बहुत ज्यादा मजबूत है। कांग्रेस के पास अनुभवी और लोकप्रिय नेता थे जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने देश को दिशा दी। नेहरू के नेतृत्व में देश में स्थिरता बनी रही। विपक्षी के कमजोर, ठीक है, जो विपक्षी पार्टी थे वो कांग्रेस के, ठीक है, कांग्रेस से ज्यादा ताकतवर नहीं थे, बहुत कमजोर थे। तो अन्य राजनीतिक दल संगठित और मजबूत नहीं थे जिससे वे कांग्रेस को चुनौती नहीं दे सके थे, ठीक है ना। छोटे छोटे दलों में विभाजन, छोटे छोटे दलों में क्या था, विभाजन। व्यापक संगठन और जन समर्थन, कांग्रेस पार्टी को, ठीक है, जन समर्थन, जनता का समर्थन हासिल था। कांग्रेस का संगठन पूरे देश में फैला हुआ था और हर वर्ग का समर्थन उसे प्राप्त था। गांव से लेके और शहरों तक, दोनों तक समर्थन प्राप्त था। इन कारणों से कांग्रेस ने पहले 3 आम चुनावों में क्या किया, जीता और अपने आप को एक दलीय प्रभुत्व का युग कहलाया। 5वां क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन बोला वीटो शक्ति क्या है। संयुक्त राष्ट्र में किन सदस्यों को यह शक्ति प्राप्त नहीं है और क्यों, ठीक है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रमुख अंग है। इसमें कुछ विशेष शक्तियां स्थायी सदस्यत्वों को दी गई है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण शक्ति कौन सी है, वीटो शक्ति। तो वीटो पावर किसको मिलता है, सुरक्षा परिषद में। तो वीटो पावर जो मिलता है वो स्थायी सदस्य को मिलता है, ठीक है, किसको मिलता है, स्थायी सदस्य को। आप मुझे कमेंट करके बताना कि यूएनओ में स्थायी सदस्य कितने हैं, ठीक है। तो देखिए, वीटो शक्ति का अर्थ क्या है। वीटो शक्ति का अर्थ है कि कोई स्थायी सदस्य किसी भी प्रस्ताव को अकेले ही रोक सकता है, भले
अन्य देश समर्थन में क्यों ना हो, ठीक है ना। अगर एक ने भी वीटो पावर लगा दिया तो प्रस्ताव क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, वीटो पावर। यदि कोई प्रस्ताव पारित होने वाला हो और स्थायी सदस्य विरोध कर दे तो प्रस्ताव क्या हो जाएगा, अस्वीकार हो जाएगा। किन्हें वीटो शक्ति प्राप्त है, तो सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है। किसको किसको, संयुक्त राज्य अमेरिका को, रूस को, चीन को, ब्रिटेन को और फ्रांस को, ठीक है ना। वीटो शक्ति किसको नहीं प्राप्त है, तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनको नहीं प्राप्त होता है। जैसे कि भारत को भी वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। वीटो शक्ति ना होने का कारण, ठीक है, तो वीटो शक्ति केवल उन देशों को दी गई थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता और शक्तिशाली राष्ट्र थे, ताकि वो वैश्विक शांति बनाए रख सके। तो वीटो शक्ति किसको दिया गया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजेता रहे या, ठीक है ना, काफी ज्यादा ताकतवर रहे। शक्ति संतुलन बनाए रखने और बड़े देशों की सहमति सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था को बनाया गया। वीटो शक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष व्यवस्था है जो केवल स्थायी सदस्यों को ही दी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, वैश्वीकरण विचारों, पूंजी और वस्तु और लोगों के प्रवाह से जुड़ी हुई परिघटना है। यानी कि वैश्वीकरण के अंदर क्या होता है, विचार का भी प्रवाह होता है, पूंजी का भी प्रवाह होता है, वस्तु का भी प्रवाह होता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है। तो वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दुनिया के देश एक दूसरे से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रभाव का शामिल है, इसमें विभिन्न प्रकार के क्या है, प्रभाव शामिल है। पहला प्रभाव कौन सा शामिल है, तो पहला है विचारों का प्रभाव। वैश्वीकरण से विचार, ठीक है, क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप मान लीजिए किसी विदेशी व्यक्ति की किताब पढ़ रहे हैं तो उसके जो विचार थे वो आप तक पहुंचे किसकी वजह से, वैश्वीकरण की वजह से। जैसे कि मान लीजिए हमारे विचार हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरा विचार है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये विचार मान लीजिए इंडिया के बाहर कोई देख रहा हो तो मेरा विचार क्या हो रहा है, उस तक पहुंच रहा है, किसकी वजह से, वैश्वीकरण की वजह से। तो वैश्वीकरण के अंदर क्या होता है, विचारों का प्रभाव होता है। वैश्वीकरण से नए विचार, नए तकनीक और ज्ञान तेजी से एक दूसरे से दूसरे देश में फैल रहे हैं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी बहुत तेजी से फैल रही है। पूंजी का प्रभाव, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है। हम क्या भारत के लोग हैं, कहीं जाके किसी अमेरिका के देश में हमने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो पूंजी का प्रभाव हो गया। अमेरिका की कंपनी आई भारत में इन्वेस्टमेंट कर दी तो पूंजी का प्रभाव हो गया। तो निवेश और धन का प्रभाव देशों के बीच बढ़ गया जिससे आर्थिक विकास होता है। विदेशी कंपनियां भारत में क्या कर रही है, निवेश कर रही है। वस्तुओं का प्रभाव, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। इसमें क्या होता है, वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, चीन की वस्तुओं को खरीद रहे हैं तो वस्तुओं को क्या आदान प्रदान हो गया। हमारे देश की जो खादी वस्तु है उनको अमेरिका के लोग खरीद रहे हैं तो वस्तुओं का आदान प्रदान हो गया। तो व्यापार के माध्यम से एक देश दूसरे देश की वस्तु को आसानी से पहुंचा पा रहा है। चीन में बनी वस्तुएं पूरी दुनिया में बिकती है। लोगों का प्रवाह, मैं, ठीक है, कहां जा रहा हूं, अमेरिका जा रहा हूं, अमेरिका के लोग यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। तो लोगों का प्रवाह भी हो रहा है किसकी वजह से, वैश्वीकरण की वजह से। लोग रोजगार, शिक्षा और बेहतर जीवन के लिए एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। भारतीय छात्र विदेशों में जाकर क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस प्रकार वैश्वीकरण विभिन्न प्रकार के प्रभाव के माध्यम से दुनिया को जोड़ती है और एक वैश्विक गांव में बदल देता है। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव का संक्षेप में वर्णन कीजिए। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव, तो बेटा वैश्वीकरण का प्रभाव संस्कृति पर भी पड़ा है जिससे लोगों के जीवन शैली, खान पान और सोच में बदलाव आया है। सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है, ठीक है, संस्कृतियों का आदान प्रदान। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, अमेरिका की संस्कृति को अपना रहे हैं, अमेरिका हमारी संस्कृति को अपना रही है, ठीक है ना। तो समझ में आया। तो विभिन्न देशों की संस्कृतियां एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रभावित करती है। विदेशी भोजन और फैशन का प्रसार हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, अमेरिका की जींस को पहन रहे हैं और अमेरिका वाले हमारे यहाँ की खादी कपड़े को पहन रहे हैं, ठीक है। तो अगला है पश्चिमीकरण का प्रभाव, ठीक है। इससे क्या हुआ है, पश्चिमी देशों की संस्कृति का प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा है। वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, ठीक है ना, वैलेंटाइन डे मना रहे हो, न्यू ईयर मना रहे हो, ठीक है ना, क्रिसमस मना रहे हो, ये क्या है, पश्चिमीकरण का प्रभाव है। पहनावा, जीवन शैली, ये सारी चीजें। स्थानीय संस्कृति को खतरा हो रहा है, ठीक है। हमारी संस्कृति धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है, ठीक है ना। हम क्या कर रहे हैं, फरवरी के अंदर, ठीक है, जो लिपि निपा है वो लोग बेटा, ठीक है ना, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। फरवरी के अंदर जो महाशिवरात्रि रहता है वो ना मना के वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। तो हमारी संस्कृति क्या खतरे में हो रही है। वैश्वीकरण से स्थानीय परंपराएं कमजोर हो सकती है, पारंपरिक भाषाओं का कम उपयोग हो रहा है। नई मिश्रित संस्कृति का विकास, नया संस्कृति आ गई, मेल जोल की संस्कृति आ गई है। क्या कहते हैं, इंडिया की संस्कृति और अमेरिका की संस्कृति मिल गई है, जैसे कि फ्यूजन म्यूजिक, फूड, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो वैश्वीकरण ने सांस्कृतिक विविधता को भी बढ़ावा दिया लेकिन साथ ही स्थानीय संस्कृति को भी चुनौती पैदा कर दी है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो सन 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते समय सरकार ने इसके क्या कारण बताए थे? तो राष्ट्रीय आपातकाल के क्या कारण थे? ठीक है, तो 1975 में भारत में आपातकाल को घोषित किया गया, जो भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण विवादास्पद दौर था। ठीक है, पहला क्या उन्होंने बताया कि आपातकाल क्यों लगाया? कि उन्होंने बोला आंतरिक अशांति आ गई है। इंदिरा गांधी ने बोला आंतरिक अशांति आ गई है, इस वजह से क्या लगा दिया गया? आपातकाल लगा दिया। तो सरकार ने कहा कि देश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही थी, जिससे अशांति फैल रही थी। ठीक है, विरोध प्रदर्शन और आंदोलन होते, इस वजह से उसने क्या कर दिया? आपातकाल लगा दिया। राजनीतिक अस्थिरता आ गई थी, सरकार के खिलाफ बढ़ते विरोध और असंतोष को कारण बताया गया। ठीक है, विपक्षी द्वारा सरकार का क्या किया गया? ठीक है, विरोध किया गया। उसके बाद आर्थिक समस्याएं, जैसे कि महंगाई बढ़ गई थी, बेरोजगारी बढ़ गई थी, ये सारी समस्याएं हो गई थी, इस वजह से क्या लगाया गया? ठीक है, क्या कहते हैं लोग, आपातकाल लगा दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुंच रहा था, ये दावा किया गया। सरकार ने कहा कि देश की एकता और सुरक्षा खतरे में, इस वजह से क्या लगाना पड़ेगा? आपातकाल लगाना पड़ेगा। तो इन कारणों के आधार पर आपातकाल को लागू किया गया, लेकिन बाद में इसे लोकतंत्र की चुनौती माना गया। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 1977 के चुनाव में पहली बार विपक्षी केंद्र सत्ता में आई। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी पहली बार आई, ऐसा किन कारणों से हुआ था? ठीक है, तो 1977 के चुनाव में भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो पहली बार कांग्रेस क्या हो गई? सत्ता से बाहर हो गई थी। पहला, आपातकाल के खिलाफ जन असंतोष। आपातकाल की वजह से जनता बहुत ज्यादा बौखलाई हुई थी, कांग्रेस को पसंद नहीं कर रही थी, इस वजह से उसने क्या किया? 1977 के चुनाव में कांग्रेस को ना चुनकर किसको चुन लिया? जनता पार्टी को। लोगों में आपातकाल के दौरान प्रतिबंधों के कारण असंतोष बढ़ गया था, प्रेस सेंसरशिप अधिकारों का हनन हो रहा था, इस वजह से उन्होंने क्या किया? कांग्रेस को 1977 के चुनाव में नहीं जिताया। विपक्षी की एकता, सारे विपक्षी दल एकजुट हो गए थे, सारे विपक्षी दल एकजुट हो गए थे और एकजुट होकर उन्होंने क्या कर दिया? एक जनता पार्टी बना लिया। क्या बना लिया? जनता पार्टी। लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली की मांग की गई, लोकतंत्र के अधिकारों की मांग की गई। तो जनता अपने अधिकार को वापस चाहती थी, जो अधिकार छीन लिया गया था आपातकाल के दौरान, उस अधिकार को चाहती थी, स्वतंत्रता चाहती थी, अभिव्यक्ति को मांग रही थी, जो कांग्रेस नहीं दे रही थी। नेतृत्व का प्रभाव, विपक्षी नेताओं ने जनता को प्रभावित किया। जयप्रकाश नारायण इस आंदोलन को नेतृत्व करता रहे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने क्या किया? बहुत ज्यादा, ठीक है, जो विपक्षी दल थे उनका नेतृत्व किया। तो इन कारणों से 1970 के चुनाव में विपक्षी सत्ता में आए और लोकतंत्र को मजबूती साबित हुई। 10वां क्वेश्चन है आपका, जैसे जैसे 80 का दशक खत्म हुआ, देश में कुछ ऐसे विकास हुए जो हमारी राजनीति पर लंबे समय तक प्रभाव डालने वाले थे। ठीक है ना, जैसे जैसे 80 का दशक खत्म हुआ, वैसे वैसे भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। तो वही सारे परिवर्तन आपको बताने हैं। तो 1980 के दशक के अंत में भारतीय राजनीति में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। पहला क्या हुआ? मंडल मुद्दा आया। ठीक है, मंडल मुद्दा, पहला प्रभाव क्या आया? मंडल मुद्दा। ये किसके लिए आया था? तो ये आया था जो SC ST हैं उनके आरक्षण के लिए आया था, और ये आरक्षण का प्रभाव आज भी हमें देखने को मिलता है। तो पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने के लिए राजनीति में बड़ा बदलाव आया, सामाजिक न्याय की राजनीति को मजबूत हुई। ठीक है, तो मंडल मुद्दा आया। क्या आया? मंडल मुद्दा, जिसमें कि जो मंडल मुद्दा था वो किस लिए आया था? तो जो पिछड़े वर्ग थे उनको आरक्षण देने के लिए आया था, और इसका प्रभाव अभी भी हमें देखने को मिलता है। अगला, राम जन्मभूमि आंदोलन। इस आंदोलन ने धार्मिक राजनीति को बढ़ावा दिया। आजकल क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर ही धर्म के नाम पर क्या हो रहा है? राजनीति हो रही है ना, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। तो इसका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। उस दौरान 80 के दशक के दौरान की चीजें आज देखने को मिलती है। अयोध्या मुद्दे राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बन गया था। गठबंधन की राजनीति का उदय हुआ, गठबंधन की राजनीति का क्या हुआ? उदय हुआ। तो एक दलीय प्रभुत्व खत्म हुआ और गठबंधन की सरकारें बनने लगी। 1989 के बाद कई गठबंधन सरकारें बनने लगी। क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, तो क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी और अलग अलग राज्यों के दल केंद्र में प्रभाव डालने लगे। इस घटना ने भारतीय राजनीति में स्थायी रूप से बदल दिया और एक नई दिशा दिया। तो बेटा ये तो तुम्हारे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इससे पहले 10 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने पार्ट 1 में कवर कर रखा है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उनको देख लेना, और एक बार और वीडियो को देख लेना, ताकि तुम्हारा, ठीक है, जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, हर शिफ्ट में, हर सेट में आएंगे। ये क्वेश्चन आपके हर सेट
सेट में आएंगे। तो इन क्वेश्चन को बिना करे मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, मेरी बात मानो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिना इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करे मत जाना अपना पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने। अगर 90 चाहते हो तो तुम इन क्वेश्चन को करके जरूर जाना, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और अपनी तैयारी को जारी रखो।